यार, निवेश की दुनिया में ना अक्सर बहुत शोर होता है, बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। ऐसे में कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। सही बात है। आज हम ऐसी ही एक बुनियाद पर बात करेंगे। एक किताब है बेंजामिन ग्राहम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कई लोग इसे निवेश की दुनिया का मतलब ध्रुव तारा मानते हैं। हाँ, इसे बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। बहुत प्रभावशाली किताब है। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक किताब कहना शायद कम ही होगा। वॉरेन बफे जो खुद इतने बड़े निवेशक हैं, हाँ, उनके गुरु थे ग्राहम। हाँ, वो कहते हैं कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। लेकिन ये किताब आई थी 1949 में। हाँ, काफी पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो हमारा मकसद सिर्फ किताब दोहराना नहीं है। हमने कुछ हाल के रिव्यूज देखे, कुछ सारांश पढ़े, अच्छा। और हम ये समझना चाहते हैं कि इस किताब की कौन से विचार आज भी सबसे ज्यादा गूंजते हैं और क्यों। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। हाँ, और किताब का सार शायद यही है कि वही निवेश सोच समझ कर करो, सुरक्षा के साथ, लंबी अवधि के लिए। ये कोई सट्टेबाजी नहीं है। सही कहा, वो अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। पहली चीज जो कई रिव्यूज में उभर कर आती है वो है ग्राहम का निवेशक और सट्टेबाज के बीच का फर्क, इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर। हाँ, ये शब्द तो हम सबने सुने हैं, लेकिन रिव्यूज कहते हैं कि ग्राहम ने जिस बारीकी से इसे समझाया है वो आज भी मतलब आंखें खोल देता है। क्या खास है इसमें? देखिए, ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये पूरी मानसिकता, पूरी अप्रोच का फर्क है। अच्छा। ग्राहम के हिसाब से निवेशक वो है जो किसी संपत्ति को, मतलब किसी शेयर को, उसके असली मूल्य, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर खरीदता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद। हाँ, बिल्कुल। पूरी जांच पड़ताल, विश्लेषण के बाद। और उसका लक्ष्य होता है अपनी पूंजी की सुरक्षा और एक संतोषजनक, एक ठीक-ठाक रिटर्न। इसके लिए वो कंपनी के बिजनेस को समझता है, मैनेजमेंट कैसा है, कमाई कितनी है, आगे क्या संभावनाएं हैं, ये सब गहराई से देखता है। ठीक है। दूसरी तरफ है सट्टेबाज, स्पेक्यूलेटर। उसका ध्यान होता है मुख्य रूप से बाजार की कीमतों पर, वो ऊपर जा रही हैं या नीचे। अच्छा, मतलब सिर्फ प्राइस मूवमेंट। हाँ, बिल्कुल। वो इस उम्मीद में खरीदता या बेचता है कि कोई और उससे ज्यादा कीमत दे देगा, ये सोचे बिना कि उस चीज की असली कीमत है भी या नहीं। रिव्यूज यही कहते हैं कि आज का जो दौर है ना, 24/7 न्यूज, सोशल मीडिया, हाँ, हर मिनट अपडेट। बिल्कुल, इसमें सट्टेबाजी का आकर्षण और भी बढ़ गया है। इसलिए ग्राहम का ये बुनियादी फर्क समझना और भी जरूरी हो गया है। हाँ, ये बात तो है। रोज कीमतों का शोर हमें खींचता है, लेकिन सिर्फ ये फर्क समझना काफी है क्या? मतलब बाजार के इस रोज के शोर से खुद को बचाएं कैसे? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर ग्राहम की वो मशहूर कहानी आती है, मिस्टर मार्केट। लगभग हर रिव्यू में इसकी बात होती है। ये आज भी इतनी असरदार क्यों है? मिस्टर मार्केट की कहानी वो ग्राहम की प्रतिभा का एक बेहतरीन नमूना है। बहुत सरल तरीके से उन्होंने गहरी बात समझाई है। कैसे? वो कहते हैं कि शेयर बाजार को समझो कि वो आपका एक बिजनेस पार्टनर है। नाम है उसका मिस्टर मार्केट। ठीक है। काल्पनिक पार्टनर। हाँ, काल्पनिक। और ये पार्टनर बड़ा ही मूडी है। मतलब उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अच्छा। वो रोज आपके पास आता है और आपके साथ जो आपका बिजनेस है उसमें या तो अपना हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव रखता है या आपको अपना हिस्सा बेचने का। रोज? हाँ, रोज। और मजे की बात यह है कि उसकी जो कीमतें होती है ना, वो उसके मूड पे निर्भर करती हैं। मतलब? कभी वो बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है, तो आसमान छूती कीमतें मांगेगा। और कभी वो बहुत डरा हुआ है, निराश है, तो बिल्कुल औने पौने दाम पर, बहुत सस्ते में अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, इसकी खूबी ये है कि ये बाजार की जो अस्थिरता है, वॉलेटिलिटी, उसको एक मानवीय रूप दे देती है। ग्राहम का संदेश साफ है, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो रोज आता है, पर आपको रोज सौदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हम रोज खरीदें या बेचें। बिल्कुल नहीं। एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उसका फायदा उठाता है। फायदा कैसे? जब मिस्टर मार्केट बहुत निराश है, डरा हुआ है और बहुत कम कीमत पर शेयर बेच रहा है, यानी बाजार गिरा हुआ है, हाँ, तो ये एक निवेशक के लिए खरीदने का मौका हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उस कंपनी का आंतरिक मूल्य, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उस कीमत से ज्यादा हो। ठीक है। और जब वो बहुत उत्साहित हो?
जब मिस्टर मार्केट जरूरत से ज्यादा खुश होकर बहुत ऊंची कीमत लगा रहा हो तो शायद बेचने का समय हो, या कम से कम कुछ न करने का, चुपचाप बैठने का समय हो। रिव्यूज यही बताते हैं कि ये एनालॉजी निवेशकों को भावनात्मक रूप से बाजार से एक दूरी बनाने में मदद करती है। हाँ, एक ऑब्जेक्टिविटी आती है। बिल्कुल, तर्कसंगत फैसले लेने में मदद करती है। और आज के युग में जहां इतनी सूचनाएं हैं, इतना शोर है, ये पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यानी मिस्टर मार्केट की पेशकश को एक अवसर की तरह देखो, उसके मूड के साथ बहो मत। एग्जैक्टली। और ये अवसर पहचानने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि किसी चीज की असली कीमत, वो आंतरिक मूल्य क्या होना चाहिए। हाँ, यहीं पर बात आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। हाँ, यहीं पर ग्रेहम का वो सिद्धांत आता है जिसे रिव्यूज निवेश का पवित्र ग्रेल तक कहते हैं, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसकी गहराई क्या है? ये सिद्धांत आप कह सकते हैं ग्राहम के पूरे निवेश दर्शन की नींव है। इट्स फंडामेंटल। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सस्ता खरीदो, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो कीमत दे रहे हैं और उस संपत्ति का जो आपका अनुमानित आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, हाँ, जो आपने एस्टिमेट की है, उसके बीच एक अच्छा खासा अंतर रखो, एक कुशन। कितना अंतर? अब देखिए, ये आंतरिक मूल्य कोई एकदम सटीक विज्ञान तो है नहीं। हाँ, वो तो अनुमान ही होगा। बिल्कुल, वो कंपनी की कमाई, उसकी संपत्ति, उसके भविष्य के अनुमानों पर आधारित एक तर्कसंगत अनुमान होता है। और अनुमान कभी भी 100% सही नहीं हो सकता। सही बात है। यही सुरक्षा का मार्जिन काम आता है। मान लीजिए आपके विश्लेषण के हिसाब से किसी शेयर का आंतरिक मूल्य 100 रुपए है। ठीक है। तो ग्राहम कहेंगे कि इसे 90 या 95 पर मत खरीदो, इसे खरीदो 60 या 70 रुपए पर, मतलब जब ये काफी सस्ता मिल रहा हो। अच्छा, इतना बड़ा गया। हाँ, ये जो 30-40 रुपए का अंतर है, यही आपका सुरक्षा कवच है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये क्यों जरूरी है इतना? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। हो सकता है आपका विश्लेषण थोड़ा गलत निकल जाए, हो सकता है कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाए, या पूरा बाजार ही गिर जाए, जैसा होता रहता है। हाँ, बिल्कुल। ये मार्जिन इन सारे जोखिमों के खिलाफ एक बफर का काम करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा। अच्छा। रिव्यूज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ नुकसान से नहीं बचाता, बल्कि ये निवेशक को विनम्र भी बनाता है। विनम्र कैसे? ये स्वीकार करने में मदद करता है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते और हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर भी एक तरह से लगाम लगाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करने का एक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन क्या हर निवेशक को एक ही तरह से इतनी ही गहराई से विश्लेषण करना चाहिए? मुझे लगता है ग्राहम ने निवेशकों को उनकी जरूरत और सहनशीलता के आधार पर भी बांटा था, है ना? हाँ, बिल्कुल बांटा था। रिव्यूज इस वर्गीकरण को आज भी काफी प्रासंगिक मानते हैं। हाँ, ग्राहम ने 2 तरह के निवेशकों की बात की थी, एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर, डिफेंसिव, और दूसरा उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग, ओके। और ये वर्गीकरण इस पर आधारित है कि निवेशक कितना जोखिम ले सकता है, कितना समय और मेहनत इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है, और उसका ज्ञान कितना है। ठीक है, तो डिफेंसिव कौन हुआ? रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक वो है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, जो निवेश में ज्यादा दिमागी कसरत नहीं करना चाहता, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि भाई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। इनके लिए ग्राहम का सुझाव था कि वो मुख्य रूप से अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स और बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयरों का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। मतलब अलग-अलग कंपनियों के शेयर। हाँ, या फिर इंडेक्स फंड्स का रास्ता अपनाएं जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं। लक्ष्य होता है एक औसत रिटर्न पाना बिना ज्यादा चिंता किए। और दूसरा एंटरप्राइजिंग। दूसरी तरफ है उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक। ये वो हैं जो औसत से बेहतर रिटर्न पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। ज्यादा रिस्क लेने को भी। हाँ, ज्यादा रिस्क भी और ज्यादा मेहनत भी। वो गहरा रिसर्च करता है, विश्लेषण करता है और सक्रिय रूप से ऐसे मौके ढूंढता है जहां बाजार किसी शेयर को उसके असली मूल्य से काफी कम पर बेच रहा हो। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग। बिल्कुल, प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके लिए ना सिर्फ ज्यादा समय और मेहनत चाहिए, बल्कि ज्यादा ज्ञान और बहुत जरूरी भावनात्मक अनुशासन भी चाहिए। भावनात्मक अनुशासन। हाँ, रिव्यूज में अक्सर ये बात आती है कि ग्राहम ये नहीं कहते कि एक रास्ता दूसरे से बेहतर है। अच्छा। महत्वपूर्ण ये है कि निवेशक पहले खुद को पहचाने, मेरी क्षमता क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से रास्ता चुने और उस पर टिका रहे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के दौर में जहां निवेश के इतने सारे विकल्प हैं, ये खुद को जानना, ये आत्म जागरूकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
खुद को जानना, ये शायद निवेश से भी ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, कह सकते हैं। और इसी से जुड़ा है वो पहलू जिसे कई रिव्यूज ग्राहम की सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर काबू पाना। हाँ, ये सबसे मुश्किल है। विश्लेषण, रणनीति, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब ठीक है, पर जब बाजार गिरता है या रॉकेट की तरह चढ़ता है तो डर और लालच वो तो हावी हो ही जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। रिव्यूज इस पर क्या कहते हैं? क्या ग्राहम के पास इसका कोई हल था? ग्रैम मानते थे कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद है। अच्छा। हाँ, डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो आपकी तर्कसंगत सोच को, आपकी रैशनैलिटी को खत्म कर सकती हैं। कैसे? जब बाजार गिरता है, यानी मिस्टर मार्केट निराश है, तो डर हमें अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते में बेचने पर मजबूर कर सकता है, पैनिक सेलिंग। हाँ, होता है ऐसा। और जब बाजार तेजी से चढ़ रहा होता है, मिस्टर मार्केट बहुत उत्साहित है, तो लालच और वो एफओमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कि मैं पीछे ना रह जाऊं। बिल्कुल, वो हमें महंगी कीमतों पर खरीदने पर मजबूर कर सकता है, जब शायद रुकना चाहिए था। तो हल क्या है इसका? ग्रैम का हल कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, वो था अनुशासन और सही मानसिकता, माइंडसेट। अच्छा। वो बार बार जोर देते थे कि निवेश के फैसले भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। मिस्टर मार्केट की कहानी, सुरक्षा का मार्जिन का सिद्धांत, ये दोनों चीजें असल में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करने में ही मदद करती हैं। हाँ, ये बात तो है। रिव्यूज इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि ग्रैहम के अनुसार इंटेलिजेंस का मतलब ऊंचा आईक्यू होना नहीं है। तो फिर क्या है? उनके लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जिसमें भावनात्मक स्थिरता हो, अनुशासन हो, टेम्परामेंट जिसे कहते हैं। टेम्परामेंट। हाँ, वो सलाह देते हैं कि अपनी निवेश नीति, अपनी स्ट्रैटेजी पहले से तय रखो और फिर बाजार में चाहे कितना भी शोर हो, उस पर टिके रहो। कहना आसान है, करना मुश्किल। बहुत मुश्किल। इसीलिए कई रिव्यूज इसे ग्रैहम की सबसे कठिन लेकिन शायद सबसे जरूरी शिक्षा मानते हैं। सफलता के लिए स्वभाव उतना ही जरूरी है जितना दिमाग। स्वभाव यानी अपने मन पर नियंत्रण। ये बात तो जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। बिल्कुल। खूबी जो लगभग सभी रिव्यूज में उभरती है वो है कि ये किताब एक मजबूत वैचारिक ढांचा देती है, एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती कि ये खरीद लो, वो बेच दो, बल्कि ये निवेश के प्रति एक पूरी सोच, एक पूरा दर्शन, एक फिलॉसफी विकसित करने में मदद करती है। अच्छा। ये सिखाती है कि बाजार को तर्कसंगत रूप से कैसे देखें, शोर से सिग्नल को कैसे अलग करें और लंबी अवधि की मानसिकता कैसे अपनाएं। मिस्टर मार्केट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे सिद्धांत रिव्यूज कहते हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक है, टाइमलेस है। और कमियों के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के पाठक को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ सामान्य आलोचनाएं भी हैं जो रिव्यूज में दिखती हैं। एक तो है भाषा को लेकर। भाषा। हाँ, कुछ लोगों को, खासकर जो नए निवेशक हैं, उन्हें ग्राहम की शैली थोड़ी अकादमिक, थोड़ी भारी या थोड़ी पुरानी लग सकती है। अच्छा, पढ़ने में मुश्किल। थोड़ी। और किताब थोड़ी लंबी भी है और ध्यान मांगती है। ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात उदाहरणों से जुड़ी है, क्योंकि किताब मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार और उस समय के संदर्भ में लिखी गई थी। हाँ, 1940s, 50s। हाँ, तो कुछ खास उदाहरण या आंकड़े आज शायद उतने सीधे लागू ना हो, या जैसे भारत जैसे किसी और देश के पाठक को कम प्रासंगिक लगे। तो क्या इन कमियों की वजह से इसकी अहमियत कम हो जाती है? मेरे विचार में, और जैसा कि ज्यादातर रिव्यूज भी मानते हैं, बिल्कुल नहीं। ये कमियां काफी हद तक सतही हैं। सतही कैसे? देखिए, भाषा भले ही थोड़ी भारी हो, पर जो विचार हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत गहरे और स्पष्ट हैं। और उदाहरण भले ही पुराने और अमेरिकी हों, लेकिन उनके पीछे के जो सिद्धांत हैं, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग। हाँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाजार की साइकोलॉजी को समझना, जोखिम का प्रबंधन करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए, और भावनात्मक अनुशासन, हाँ, ये सब सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल और टाइमलेस। ये सिद्धांत किसी भी देश, किसी भी बाजार और किसी भी समय में लागू होते हैं। असल में आप कह सकते हैं कि आज का जो इतना तेज रफ्तार बाजार है, जहां इतनी ज्यादा जानकारी है और जो अक्सर भावनाओं से चलता है, हाँ, वहां ग्राहम के तर्कसंगत, धैर्यपूर्ण नजरिए की जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। बिल्कुल। ये किताब आपको क्या सोचना है ये नहीं बताती, ये सिखाती है कैसे सोचना है। और यही इसकी असली ताकत है। कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो कुल मिला के अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हाँ, तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ शेयर खरीदने बेचने की गाइड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता बनाने की, एक अनुशासित निवेशक बनने की ट्रेनिंग है। ये हमें सिखाती है कि बाजार के रोजाना के नाटक से ऊपर उठकर कैसे सोचें,
अपनी पूंजी की सुरक्षा और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। एकदम सही। और वॉरेन बफे का वो कथन जो हमें रिव्यूज में भी मिला, इसे सही मायने में दर्शाता है, निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब। हाँ, शायद इसीलिए जो भी व्यक्ति बाजार को समझना चाहता है या लंबी अवधि में समझदारी से पैसा बनाना चाहता है, उसके लिए इसे पढ़ना लगभग अनिवार्य माना जाता है। ये एक ऐसी नींव है जिस पर आप अपनी निवेश की इमारत खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। ये विचार इन रिव्यूज और ग्राहम की शिक्षाओं के मंथन से ही उपजता है। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड खबरें बदल रही हैं, कीमतें फ्लक्चुएट हो रही हैं, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हाँ, बहुत शोर है। इस सब में हम अनजाने में कितना ज्यादा मिस्टर मार्केट की रोजाना की भावनाओं पर, बाजार के इस तात्कालिक शोर पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई किसी कंपनी के बिजनेस को समझने, उसके आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने और अपने लिए सुरक्षा का मार्जिन तय करने में उतना समय और प्रयास लगा रहे हैं जितना ग्राहम ने सिखाया था? इस सूचना के सैलाब में ग्राहम के कालातीत सिद्धांतों को अमल में लाना शायद पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, पर शायद पहले से ज्यादा जरूरी भी। सही कहा। सवाल यह है कि जब डर या लालच हावी होने लगता है, तब हम अपने निवेश के पीछे के तर्कसंगत क्यों को कितना याद रख पाते हैं? अपना निवेश दर्शन, अपनी फिलॉसफी को परिभाषित करना और उस पर टिके रहना, शायद यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का असली मतलब है।